नमस्कार, जोहार। दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत, अभिनंदन है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि झारखंड का एक विशेष भूभाग जो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, यह रत्न गर्भा भूमि है। साथ ही साथ यह भूमि वीर प्रसूता भी है। वीर वीरांगनाओं से भरी हुई यह भूमि है। यहाँ के खेत खलिहान, आप कहीं भी जाएं तो वीरों की गाथाएं आपको सुनने को मिलेंगी। प्राकृतिक सौंदर्य भी है, खान खनीज भी है और खास करके खेल खिलाड़ी भी हैं। सभी चीज़ों से परिपूर्ण है यह भूमि। जिस प्रकार से झारखंड को प्रकृति ने संवारा है, चाहे वो पहाड़ हो, जंगल हो, नदियां हो, कलकल करते झरने हों, सभी प्रकार से झारखंड का सौंदर्य देखते ही बनता है। आप कहीं भी जाएं तो यहाँ के जो लोग हैं वो भोले भाले हैं। गीत संगीत नृत्य उनके कण कण में व्याप्त है। उनके आचरण में, स्वभाव में सरलता है। सब प्रकार से वो परिपूर्ण है। लेकिन यदि हम इसके दूसरे पक्ष को देखेंगे तो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने की जिजीविषा भी प्राचीन काल से इनके बीच में रही है। ये कभी भी अन्याय को बर्दाश्त करने वाले नहीं रहे हैं। खास करके झारखंड की पहचान जनजाति समाज के रूप में है, जनजाति बहुल क्षेत्र के रूप में है, जनजाति संस्कृति से है। जब हम जनजाति संस्कृति की चर्चा करते हैं तो इस संस्कृति ने, इस जाति समाज ने यहाँ अनेक वीरों को जन्म दिया है। चाहे वो झारखंड की जब हम भौगोलिक स्थिति को देखेंगे, इसके पांचों प्रमंडल को यदि हम देखेंगे, चाहे वह उत्तरी छोटानागपुर हो, दक्षिणी छोटानागपुर हो, पलामू का क्षेत्र हो, कोल्हान का क्षेत्र हो या फिर संथाल का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में अनेक वीर पैदा हुए और उन्होंने ने उस अन्याय के खिलाफ, चाहे वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी हो या किसी प्रकार के शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़नी हो, उसमें वो अग्रणी भूमिका निभाए और इस लड़ाई को उन्होंने जीत हासिल की, भले ही उन्हें अपना सर्वस्व बलिदान क्यों नहीं करना पड़ा हो। आज यदि हम देखेंगे तो इसी क्षेत्र को, इस विशेषता को पहचानते हुए ही भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र के महापुरुष, जिन्होंने अपना सर्वस्व बहुत ही कम उम्र में ही अपना न्यौछावर कर दिया, ऐसे बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। साथ ही साथ हम सब जानते हैं कि यह देश इस वर्ष आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को मना रहा है। यानी हम इसके 75वीं जयंती को मना रहे हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से घोषणा की थी कि हम जो आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके विषय में जन जन तक कैसे उनकी पहचान को, उनकी बातों को, उनके त्याग और बलिदान को पहुंचाएं, इसके लिए सबको मिलजुल करके प्रयास करना चाहिए। उसी प्रयास की एक कड़ी आज हम चर्चा करेंगे झारखंड के एक ऐसे ही योद्धा जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया इस मिट्टी के स्वतंत्रता की लड़ाई में। वो महापुरुष जिनका नाम आप सब जानते हैं, नीलांबर और पीतांबर। अमर सेनानी नीलांबर पीतांबर के विषय पर चर्चा करने के लिए इस स्टूडियो में हमारे साथ दो मेहमान उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम आप सबका परिचय कराऊं। हमारे बगल में हैं श्रीमान विनय चतुर्वेदी जी। आप दैनिक भास्कर में वरिष्ठ पत्रकार हैं और आज इस विषय पर बात करने के लिए हम सब के बीच में उपस्थित हैं। दूसरे हमारे अतिथि हैं श्री रघुपाल सिंह जी। आप लातेहार जिले से आते हैं और आज इस कार्यक्रम के लिए आपने अपना समय दिया है। आप दोनों का मैं इस स्टूडियो में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सर्वप्रथम विनय जी से मैं जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से नीलांबर पीतांबर जी ने 1857 की लड़ाई में अपना योगदान दिया, आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालें
क्या उनकी भूमिका रही, कैसे उनका प्रारंभिक जीवन रहा और कैसे उन्होंने इस लड़ाई में भाग लेकर के अपनी कुर्बानी दी। देखिए, ये दो भाइयों की कहानी है और जब भी हम झारखंड के संदर्भ में देखते हैं, अधिकतर दो भाइयों ने ये जो लड़ाई लड़ी है अंग्रेज़ों के खिलाफ, ये तो खैर कथा 1857 की है, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में एक प्रकार से स्थापित कर दी गई है। हालांकि उसके पहले भी झारखंड की जो भूमि है, उसके सैकड़ों साल पहले भी यहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ और काफ़ी सामूहिक ढंग से लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, जो अभी इतिहास के पन्ने में बहुत कम ही दिखती हैं। हम लोग तो चूँकि झारखंड के हैं तो हम लोग जानते हैं, तो खैर उस पर हम लोग बाद में आएंगे। लेकिन इस कथा के बारे में देखा जाए तो इनके जो पिताजी थे वो अपने क्षेत्र के वो काफ़ी ही प्रभावशाली व्यक्ति थे और जिस प्रकार से अंग्रेज़ों के खिलाफ वे लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, उनको वहाँ से निर्वासित किया गया, अंग्रेज़ों द्वारा निर्वासित किया गया और बाद में उनका निधन हो गया। वो बहुत दुखद घटना थी। इसको लेकर जो उस क्षेत्र के जो जनजातीय जो समाज है, उसमें आपको खरवार है, उसमें आपको चेरो हैं, उसमें आपको भोक्ता हैं, इन तीनों जनजातीय समाज ने उसको काफ़ी गहराई से लिया और काफ़ी आक्रोश था। ये दौर है उस समय जबकि नीलांबर और उनके छोटे भाई पीताम्बर, तो पीताम्बर रांची में रहते थे और नीलांबर उस समय अपने गांव में रहते थे। तो रांची में रहने के कारण जो पीताम्बर थे, उनका ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और भी अन्य जो आंदोलनकारी जो उस समय के स्थापित थे, उनके संपर्क में थे और ये बचपन से ही पराक्रमी और बिल्कुल योद्धा की तरह इनका व्यवहार था। तो ये ऐसे लोगों के संपर्क में आए। उसके बाद जब इसी बीच में जब इनके पिता का निधन होता है तो ये अपने गांव की ओर जाते हैं और अपने भाई जो बड़े भाई हैं और इनके बड़े भाई ने ही इनका लालन पालन किया था, तो ये बड़े भाई के साथ मिलकर उनको बताते हैं कि हमें इनके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। बाद में अपने समुदाय के लोगों को बुलाकर ये लोग विचार करते हैं और तीनों जनजातीय समुदाय मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक प्रकार से बिल्कुल आर और पार की लड़ाई जिसे कहते हैं वो उन्होंने लड़ा 1857 में और अल्प आयु में ही 36 वर्ष की इनकी उम्र थी। उस समय कैसे छल से इनको पकड़ा जाता है और लेस्लीगंज में कैसे इनको फांसी पर लटकाया जाता है। एक बात जो सारे लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ों की न्यायिक प्रक्रिया बड़ी ही अच्छी थी। इस बारे में इतिहास में भी चर्चा है कि नहीं, वो कोई भी हो उसके बारे में उनको दोषी सिद्ध करने के पहले वो पूरी न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हैं। लेकिन इस मामले में कोई न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और इनको वहाँ फांसी दी गई। यह बहुत ही दुखद घटना है। और निश्चित तौर पर आपने जो बातें कही कि किस प्रकार से जैसा कि आपने कहा कि बचपन से ही ये जुझारू प्रवृत्ति के थे और जैसा कि यहाँ का जो एक स्वभाव है कि अन्याय के खिलाफ लड़ने की जो प्रवृत्ति है, जो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एक तरफ सरलता और सहजता भी है, लेकिन अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने की प्रवृत्ति विशेष करके जनजाति समाज में वो प्रारंभ से रही है। मैं समझता हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि नीलांबर पीताम्बर के मन में या स्वभाव में उनके वंशज के जो गुण थे वो जन्म से ही आ चुके थे और उसी का वो परिणति हुई बाद में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में। रघुपाल जी, इन्होंने कहा कि बचपन से ही वो आप उसी समाज से आते हैं और आप उसी समाज के बीच में रहते भी हैं और आप बहुत नज़दीक से इन बातों को समझते होंगे। क्या रहा होगा उस समय जिस समय उनकी लड़ाई हुई? आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जिनको कि आप महसूस करते हैं उस समाज से आने के कारण? क्या रहा होगा और जिसके खिलाफ इतनी कम उम्र में उन्होंने लड़ाई लड़ी और अपना बलिदान दिया? जी नमस्कार। नीलांबर पीताम्बर एक्चुअल में पलामू प्रमंडल के भंडरिया प्रखंड के चेमू सनिया के रहने वाले थे। नीलांबर पीताम्बर का जन्म उनके पिता चेमू सिंह खरवार थे और माँ सनिया थी और खरवार और चेरो जो समुदाय थे उनको खुश करने के लिए अंग्रेज़ों ने 2 जागीरदार दे रखे थे उनको
और 2 जागीरदार देने के कारण जो ताकि उस समुदाय के लोग खुश रहें, लेकिन चेमो सिंह खरवार को अंग्रेजों से पूर्व से ही नहीं बनता था, जिसके कारण नहीं बनने के कारण जब हमारे नीलांबर और पीतांबर जब जन्म लिए तो जो पिता का जो गुण था और जो वंशागत जो गुण आता है, उनके जो बताए हुए रास्ता जो उन लोगों को मिला, उसी के आधार पर उन लोगों ने जब देखा कि अंग्रेज हम लोगों पर अत्याचार करते हैं, दमन करते हैं, उसी प्रकार से उनका लड़ाई करने का जो बीज वहीं से पनपा। और जब 1857 का जब क्रांति शुरू हुआ था तो उनके छोटे भाई नीलांबर का छोटे भाई पीतांबर रांची में ही रहा करते थे, तो उस युद्ध का, उस लड़ाई का उन्होंने बहुत नज़दीकी से परखा था, देखा था। और यहाँ से पलामू लौटने के बाद अपने बड़े भाई से इस विषय पर चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद उन लोगों ने ही एक रणनीति बनाते हैं। रणनीति बनाने के बाद अपने अगल बगल के पूरे समुदाय जो आदिवासी आते हैं, जैसे चेरो हो, खरवार हो, भोक्ता हो इत्यादि लोगों को बहुत बड़े संख्या में इकट्ठा करके चैनपुर, शाहपुर और लेस्लीगंज छावनी में उन्होंने धावा बोल दिया। और धावा बोलने के बाद वहाँ के जो छावनी का जो इंचार्ज थे उन्होंने पूरा घबराहट में आ गए। घबराहट आने के बाद जस्ट तुरंत अक्टूबर ने किया, नवंबर ने फिर जो राजहार बगल में कोलवरी है, डाल्टनगंज के बगल में कोलवरी है, उसमें भी इन्होंने पूरा धावा बोला और अंग्रेजों को भारी क्षति पहुंचाई। जब ये सब सुनने के बाद वहाँ पर अंग्रेज जो हैं, इसके बाद आपको मद्रास रेजिमेंट से इनको पकड़ने के लिए, इनको बंदी बनाने के लिए 140 यानी फोर्स, यानी बंदूकधारी, कुछ बंदूकधारी, कुछ घुड़सवार इत्यादि लेकर के इनको पूरे हमला बोला गया है नीलांबर और पीतांबर पर। हमला बोलने के बाद नीलांबर पीतांबर निकल गए, वहाँ नहीं धराए, लेकिन 12 फरवरी उस गांव में वहाँ प्रवेश करते हैं डाल्टन पूरे फौज लेकर के। और वहाँ पर जितने भी नीलांबर पीतांबर का जागीर था, जितने भी माल मवेशी, जमीन जायदाद, पूरा घर दुरा को नष्ट कर देते हैं, जला देते हैं और पूरे एकदम ध्वस्त कर देते हैं। इसके बाद ध्वस्त करने के बाद जो है कि उन्होंने अंग्रेज लोहरदगा की ओर निकल जाते हैं और चारों तरफ से इन पर एकदम पूरा धावा किया गया। और धावा करने के बाद कहीं जो गुप्तचर आज ने कल जब उन पर धावा बोला गया तो गुप्तचर कुछ दिन गुप्त रहे। गुप्त रहने के बाद जो है कि गुप्तचरों के द्वारा उनको पता लगा करके अंग्रेज उन्होंने पकड़ लेता है, किसी संबंधी के यहाँ वो छिपे हुए थे और पकड़ लेता है। और इसके बाद जो है कि सीधा सीधी जो हमारे सर ने बताया कि उनको बिना न्यायिक प्रक्रिया के एक आम के पेड़ पर उसको लटका दिया जाता है और फांसी दे दिया जाता है। निश्चित तौर पर विनय जी, रघुपाल जी ने जो कहा, इन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें कही कि जिस प्रकार से उनको पकड़ने के लिए जिस प्रकार से अंग्रेजों को विशेष प्रयास करने पड़े। अब जैसा कि डाल्टन का नाम लिया इन्होंने, उनके विषय में कहा जाता है कि अति क्रूर, जिनके नाम पर डाल्टन शहर बसा, वो अति क्रूर अधिकारी माना जाता था। और डाल्टन हुए, फिर मद्रास से बुलाना पड़ा। इसका मतलब उनकी वीरता की कहानी बहुत ही अदम्य साहस उन्होंने दिखाया होगा। और जिस प्रकार से लोग लड़ रहे होंगे, सचमुच में अंग्रेजों का डर जाना, आप इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? वो वीरता की कहानी तो थी ही, वो बचपन से संगठन के रूप में लोगों को जोड़ने की कला उनमें काफी थी। और जो मैंने मतलब उसमें मैं बीच में रोकता हूँ, उनका जो ये स्वभाव था वो ऐसा, जैसा आप लोगों ने चर्चा में कहा कि बचपन से ही उनमें ये भाव थे। यह नहीं था कि उनके व्यक्तिगत कोई क्षति हुई इसके कारण आक्रोश आया। अंग्रेजों के खिलाफ उस समाज में बचपन से ही आक्रोश था, उनमें, समाज में भी था और उनके मन में भी ये भाव था। समाज में भी था, उनके मन में भी था, और उसी का प्रस्फुटन उनके क्रियाकलाप में हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो वहाँ जो 3 जनजातियां थीं, उन तीनों को इन्होंने इस तरह से एकत्र किया था कि वो सभी इनके प्रति समर्पित थे। क्योंकि आक्रोश इनके पिताजी के निधन के बाद तो आक्रोश सब में था कि जागीरदारी देने के बाद भी वो आक्रोश इनका खुद ठंडा नहीं हुआ था।
लेकिन उस समय डाल्टन को, ग्राहम को इसलिए बुलाया गया कि जो स्थानीय लोग थे वे इन लोगों में कहीं से पकड़ने की जो क्षमता थी वो तो कम थी, और वे गांवों में अपने गुप्तचर को पैदा भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आपने जो बताया कि डाल्टन जो काफ़ी क्रूर था, क्रूर होने के साथ साथ वो डिवाइड की पॉलिसी के बारे में भी वो काफ़ी जानता था। अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, तो इन तीनों जनजातियों में, उन तीनों जनजातियों में वो आके और इस तरह से विभेद पैदा करता है, जो विभेद आप भी वहाँ के हैं और आप भी वहाँ के हैं, आज भी वो विभेद कायम है। उस समय जो उन्होंने सबको संगठित किया था, तो विभेद के कारण ही ये पकड़े भी जाते हैं और विभेद के कारण ही डाल्टन उसमें सफल भी होता है। तो यह जो विभेद की राजनीति है जिसको आज भी हम ढो रहे हैं, और विभेद से आपका यह हुआ कि जो दो उपजाति है, चेरो, खरवार और भोक्ता, इसमें जो उस जमाने में भेद पैदा किया गया, ये एकदम एकजुट थे, एक ही समाज के थे, लेकिन अंग्रेजों ने जो भेद पैदा किया अपने स्वार्थ में, वो आज भी बरकरार है। स्वतंत्रता के बाद भी जैसा कि वो लोकतांत्रिक पद्धति में हम लोग जीते हैं, तो एक जो वोट पाने की जो एक लिप्सा है, लालसा है, जो किसी भी हद तक जाकर समाज को जो बांटता है, वह चीज़ें आज भी हैं। और आप वहाँ देखें, अगर ज़मीन पर जाएं, तो आज भी यह बिल्कुल समानांतर जल की तरह एक और खरवार हैं, एक और चेरो हैं, और इनमें कहीं से राजनीतिक संबंध नहीं है आज भी, जो कि ये राष्ट्र के लिए क्षति है, इस समाज के लिए क्षति है। यह उस वीर के प्रति एक प्रकार से अपमान का भाव है जिसने देश के लिए अपनी आहुति दी। हंसते हंसते 36 साल की उम्र का जो युवक है उस समय फांसी पर लटक जाता है, उसका अपमान होगा। हम चाहेंगे, समाज से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप सारे लोग एक हों, और उस वीर को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो इन तीनों जनजातियों को और सबको एक होना होगा। निश्चित तौर पर आपने जो बातें कही ये आज के समय में प्रासंगिक है, और इस पर समाज को पहल करना चाहिए, और हर दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सरकारी दृष्टि से, हर दृष्टि से एक कैसे समाज एकजुट हो और जो चाल अंग्रेजों ने चली थी वो समाप्त हो, फिर से एकता कायम हो और समाज मजबूत हो, इस दिशा में जरूर प्रयास किया जाना चाहिए। अब झारखंड जब बना, तो जब हमारे महापुरुषों को जब पहचान दिलाने की बात आई, मैं समझता हूँ आप कुछ बात रखें दर्शकों के लिए कि झारखंड बनने के बाद क्या क्या चीज़ें हमने उनके स्मृति में किए हैं जिससे कि लोग जान सकें कि कौन थे नीलांबर पीताम्बर। स्मृति में तो कुछ काम हुए हैं, नो डाउट, वो चाहे सिद्धू कानू का हो या फिर भगवान बिरसा मुंडा का हो या नीलांबर पीताम्बर का हो। आप उधर भागलपुर जाएं तो तिलका माझी के बारे में हो, लेकिन वो स्टैचू बना, वो उनके नाम पर नगर भी बने, सब कुछ हुआ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पाठ्यक्रम है, जो हम लोग बचपन में वीर कुंवर सिंह की कहानियाँ हम लोगों ने पढ़ी हैं, लेकिन बचपन में हम लोगों ने नीलांबर पीताम्बर, उस समय जब संयुक्त बिहार था, उस समय के पाठ्यक्रम में नहीं था। आप आज के भी पाठ्यक्रम की बात करें तो हूल दिवस पर तो कुछ है, लेकिन 1857 के पहले जो भी यहाँ की लड़ाइयाँ हुई उसके बारे में अगर कहीं कुछ है तो एक लाइन में छूते हुए निकल जाना। तो मैं आपको ये बताऊं कि आप उनके नाम पर अगर कहीं स्टैचू बना देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वो बनना चाहिए, लेकिन जो बच्चों में वो जो भावना है, जो बचपन से ही जो प्रारंभिक पाठशाला है, जो प्रारंभिक कक्षाओं में इन पर पाठ्यक्रम होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, और बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, इनकी जीवनी पढ़ाई जानी चाहिए। और एक मैं जो चीज़ें देखता हूँ, शोध वगैरह का भी प्रयास। बिल्कुल, अब तक शोध तो बिल्कुल नहीं हुआ है, शोध तो बहुत होना है। आप अगर दूसरे राज्यों में जाएं और वहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में देखें तो हम जानते हैं उनके बारे में। मैं झारखंड में बैठा हूँ, झारखंड में एक सामान्य युवक भी है जो अपनी प्रतियोगिता की तैयारी करता है, तो उन लोगों के बारे में वो पढ़ता है, जानने को उत्सुक रहता है, चूँकि वो परीक्षा में उन पर सवाल आते हैं। लेकिन हमारे जो वीर हैं, हमारे जो योद्धा हैं, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनके बारे में शोध कम हुआ है, इनके बारे में टेक्स्ट बुक में
बिल्कुल नहीं है, और इनके बारे में जो परीक्षाओं में भी जो सवाल नहीं आते हैं, इन सब चीज़ों पर प्रारंभिक काम करना चाहिए। उसके बाद शेष काम करने की और भी आवश्यकता है, जैसे कि लेस्लीगंज का हो या फिर उनके गांव का हो, इस पर और भी काम करने की आवश्यकता है कि वहाँ जब एक काम बढ़ेगा तो आपने देखा जैसे कि भगवान बिरसा मुंडा के बारे में जो घोषणा हुई, जो रांची में जो आपको एक काफ़ी बड़ा जो बना है संग्रहालय बना, जी संग्रहालय बना है, तो वहाँ भी इनके गांव भी एक पर्यटन के क्षेत्र से, पर्यटन के नक्शे से जुड़ेगा, लोग वहाँ आ जा सकेंगे और उस क्षेत्र का विकास होगा, और इसमें जो आने वाली पीढ़ी है उसके अंदर भी एक अच्छे संस्कार के भाव जगते हैं। इसके लिए यह सब काम करने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर बड़ी अच्छी बात आपने दर्शकों के लिए बताई कि एक तो बच्चों में भी जो इनके प्रेरक प्रसंग हैं, जो इनके संघर्ष हैं, इनकी जो वीरता की कहानियां हैं, पहले तो बच्चों के संस्कार में डालने के लिए हमें पाठ्य पुस्तकों में उसको लाना चाहिए। साथ ही साथ इनके विषय में बड़े लोग यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालयों में शोध भी करें, तब जाकर के सब दृष्टि से इन महापुरुषों के विषय में हम आम जन को बता पाएंगे, जिसका लाभ झारखंड को भी मिलेगा और पूरे देश को मिलेगा। रुकपाल जी, मैं आपसे, जैसा इन्होंने कहा पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए और शोध होना चाहिए। अभी चर्चा में हम लोगों ने देखा कि जो भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जब राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस घोषित किया गया, तो स्वाभाविक रूप से अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, खास करके जनजाति समाज के लोग और सभी समाज के लोग देश के एक बार जानना चाहेंगे कि आखिर बिरसा मुंडा जी कौन थे, कितने महान थे जिसके कारण उनको ये दर्जा मिला। तो जब झारखंड आएंगे तो और जो यहाँ के शहीद हैं हमारे, सब एक से एक हैं, सबकी गाथाएं अनूठी है, तो सबको लोग अनुभव करना चाहेंगे, नज़दीक से देखना चाहेंगे। तो जब अपने नीलांबर पीताम्बर जी के विषय में लोग जानना चाहेंगे, तो आप उस क्षेत्र से आते हैं, क्या होना चाहिए वहाँ, उस क्षेत्र में कैसा विकास होना चाहिए, उनके जो अभी वंशज हैं, उनके आगे की 6ठी 7वीं पीढ़ी उनकी चल रही है, जो कुछ लोग हैं, क्या लगता है आपको और क्या किया जाना चाहिए जिससे कि लोग उनके विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, समझ सकें और पूरे राज्य को उसका लाभ मिल सके? जी, आपका कहना बहुत जायज़ है, क्योंकि हम लोग उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ से नीलांबर पीताम्बर का जन्मस्थली है। आज जो हम लोगों ने पहले इससे पूर्व डाल्टन का जो चर्चा किया, उनके नाम से डाल्टनगंज शहर बसा हुआ था, लेकिन उसको आज बदल करके मेदिनीनगर किया गया। जो राजा मेदिनी राय भी एक महापुरुष थे। उसी प्रकार जहाँ इनका शहादत हुआ था नीलांबर पीताम्बर जी का, जहाँ फांसी दी गई थी, उस शहर का नाम लेस्लीगंज, यानी उसको लेसा गया था, इसलिए लेस्लीगंज नाम रखा गया था। उसी प्रकार से आज सरकार उसको नीलांबर पीताम्बर नगर कर दिया। पलामू में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो इस विषय में तो नामकरण तो किया गया, लेकिन हम ये जो उस समुदाय से जो जितने भी जनजाति हैं, हम लोग बहुत से सारे जो जन्म उनका शहादत दिवस मनाते हैं, उसमें मांग रखते हैं एक कि जो विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम है उसमें नीलांबर पीताम्बर का जो इतिहास है, जो उनका जो पराक्रम था, उनका जो कौशल थी, उस पाठ्यक्रम में उसको शामिल किया जाए, ताकि हमारे उस क्षेत्र से जनजातीय समुदाय के जो भी बच्चे जो एजुकेशन में जाएंगे उनके बारे में जानेंगे। आज हम लोगों के प्रयास से, सामाजिक कार्यकर्ता के प्रयास से विभिन्न जगहों में उस क्षेत्रों में उनका स्टैचू, आदमकद प्रतिमा लगाया गया है। जैसे भंडरिया जैसे क्षेत्र में भी लगा हुआ है, आप लातेहार के जोगनाटांड में लगा हुआ है, आप लातेहार से इधर बढ़ेंगे चांदवा में, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के बदौलत लगा हुआ है, सभी जगह लगा हुआ है। और कुछ कुछ जगहों में सरकार के द्वारा भी लगाई गई है। जैसे आप कोने में उनका एक वंशज रामनंदन सिंह हैं, उनके वंशज, उन्हीं के वंश से आते हैं, उनके गांव में उनका आदमकद प्रतिमा लगा है। इस तरह से बहुत जगह प्रतिमा लगाई गई है, लेकिन उस गांव को भी हम जनजातीय समुदाय हमेशा से मांग करते हैं सरकार से कि उसकी डेवलप हो, विकास हो। जैसे में वहाँ आज चेमोसानिया भंडरिया से करीब हम समझते हैं 30 किलोमीटर दूरी पर है, और वो घोर जंगल पर है, और वहाँ अभी जाने के लिए एक रोड के भी, आवागमन का भी सुविधा नहीं है। ऐसे में
हम लोग जहाँ कहीं भी, जैसे बिरसा मुंडा, हमने भी बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू में 1-2 बार गया हूँ, उनका जन्मस्थली को देखा हूँ। उसी प्रकार से बहुत से सारे लोग, बाहरी लोग आते हैं तो नीलांबर पीतांबर के निश्चित भी तौर पर जन्मस्थली पर भी जाना चाहते हैं, तो आवागमन का भी सुविधा हो। जी, आपने जो बात कही जी जी, वो सचमुच में यह दुर्भाग्यजनक है कि इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी के गांव तक जाने की सड़क अभी तक, यद्यपि बहुत ही विकास हुए हैं, सड़कें बनी हैं, लेकिन खास करके शहीदों के गांव को जोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल। और जिस प्रकार से पाठ्यक्रम में जोड़ने की बात हो या इनकी बातों को जन जन तक पहुंचाने की बात हो, इन सारी चीज़ों पर अगर सरकार ध्यान दे तो आने वाले दिन में जब लोग झारखंड के पर्यटन पर आएंगे, झारखंड की संस्कृति कला के विषय में, यहाँ के वीर महापुरुषों के विषय में, स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में जब जानना चाहेंगे तो उनको एक सहजता से सारी बातें उपलब्ध हों, तो वो यहाँ की विशेष जानकारी लेकर के जाएं। केवल यहाँ का कोयला, यहाँ का खनिज ही बाहर न जाए, यहाँ की जो महानता है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो विशेषताएं हैं, वो भी, यहाँ की जो बौद्धिक क्षमता है, वह भी लोगों के माध्यम से, पर्यटकों के माध्यम से पूरे देश में और पूरे विश्व में फैले तो एक बहुत बड़ा झारखंड को लाभ होगा। आज के इस कार्यक्रम में आप दोनों अतिथि आए और आपने अपनी बात रखी, इसके लिए मैं आप सबका दूरदर्शन की ओर से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आपका भी आभार और धन्यवाद।